हेलो एवरीवन, रज़िया मशकूर वतन की बात हम वतनों के साथ। आज हमारे साथ संजय गर्ग साहब हैं। जब आप एक एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो उनको फॉलो कर रही है, ऐसे एज हमारे जो ये है भागवत साहब ने कहा कि 8 करोड़ सिपाही हैं मेरे, तो 8 करोड़ सिपाहियों को पिछले 7 साल से जो ये दूध पिला के पाल रहे हैं, और मैं तो बल्कि कोड अनकोड ये भी कहती हूँ कि गुजरात में जितनी भी ड्रग्स की खबरें आई, इतनी बड़ी तादाद में ड्रग्स आई और गई कहाँ खपी वो, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है। एक चीज बता दूं मैं, 2100 या 3000 करोड़ की एक खेप आई थी। मैं आपसे सवाल करूंगा उल्टा कि इतना बड़ी खेप लाने का मादा किसका है, किसके बूते की बात हो सकती है? लाई मैं गई बता रहा हूं, हिंदुस्तान में खप सकती है। कोई ज्यादा 130 करोड़ की आबादी है, अपने हिंदुस्तान में क्यों नहीं खप सकती है? हो सकता है हिंदुस्तान के जरिए और आगे मुल्कों में सप्लाई होती हो, वो भी हो सकता है, लेकिन इससे मुनाफा कितना है? बहुत मोटा प्रॉफिट है। तो वो मोटा प्रॉफिट किसकी जेब में जा रहा है? कौन है इसका बेनिफिशियरी? मैं बार बार इसीलिए बात करता हूं कि कोई भी घटनाक्रम होता है उसके बेनिफिशियरी को आप पकड़िए तो आपको पता, सारे पत्ते खुल जाएंगे। बेनिफिशियरी को पकड़ेंगे तो सारा पत्ता खुल जाएगा। अब हम उसी में जो है गुत्थम गुत्ता होते रहेंगे कि नहीं ये नहीं लाया, नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, नहीं वैसा नहीं हुआ होगा। ये सब फिजूल की बातें हैं। इनके पास 8 करोड़ या 10 करोड़ कार्यकर्ता हैं जिन्हें ये दूध पिलाकर पाल रहे हैं। अगर इन केस ये हार जाते हैं तो उन सबको खामोश बैठा पाएंगे? उसका जवाब आपको बड़ा स्पष्ट दे देता हूं जी। घर के बाहर कोई बड़ा शिकार अगर मार के टांग दिया जाता है ना, तो छोटे मोटे अपराधी उसके घर के इर्द गिर्द नजर नहीं आते, चाहे उनके खून कितना भी मुंह लगा हुआ हो। जब मोदी और योगी और भागवत जैसे लोग, नफरती लोग जैसे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिम्हानंद, कालीचरण, ये सारे लोग जब जेल की सलाखों में पीछे चक्की पीस रहे होंगे या अपनी सजा भुगत रहे होंगे, तो उनकी क्या हिम्मत है जो इनके पाले हुए प्यादे हैं या इनके उस पे दूध पे पल रहे हैं, वो लोग कैसे फिर निकल के समाज में आकर के बदमाशी कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। उनके आकाओं का जब ये हश्र हो रहा होगा तो वो लोग खुद सोचिए, वो ऐसा होता ही नहीं है। 8 करोड़ नहीं, 80 करोड़ तो भी नहीं होता। लेकिन अगर हम ये देखें कि जिस तरह से जिस वक्त इंदिरा गांधी की हत्या हुई, खत्म हुए, तो आपने देखा कि 85 में जेनोसाइड हुआ दिल्ली में सिखों का, तो वो इसीलिए तो हुआ कि तुमने मारा। नहीं, मैं बताऊं, वो एक भावावेश में हुआ था। आप इसको समझिए, दोनों में फर्क है। आज में और उसमें फर्क है। ये तो प्लानिंग से हो रहा है सारा काम, वो प्लानिंग से नहीं था। नहीं, वो प्लानिंग नहीं थी, लेकिन लोगों का आक्रोश तो आया ना बाहर। वो क्षणिक था ना, 2 दिन में शांत हो गया था। विद इन 2 days इट वाज कंप्लीटली मिटिगेटेड। 2 दिन के अंदर अंदर खत्म हो चुका था पूरी तरह से, क्योंकि एक आवेश आता है एक। और फिर क्या, उनके 4-5 लीडर्स जो कांग्रेस के थे, सज्जन कुमार थे, ये कमलनाथ थे शायद, और कई लोग थे ना, टाइटलर था, ऐसे जो दिल्ली के विशेषकर जो कई लीडर्स ऐसे थे जो अपने नाम को आगे बढ़ाना चाहते थे। जैसे बीजेपी में अभी नहीं होता कि मुसलमान को पकड़ करके पीट रहे हैं, उसका वीडियो बना रहे हैं, फिर उसको सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं ताकि मोदी जी की गुड बुक्स में मैं आ जाऊंगा। आज इतना जो मुसलमानों के खिलाफ जो ये वारदातें हो रही है, हर सड़क पे मिल जाएगी आपको। क्यों मिलती है? और वो वीडियो बना रहा है बंदा, वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे इसलिए डालता है ताकि मैं मोदी की जो टीम है उनकी नजर में आ जाऊं, ताकि मुझे विधानसभा का टिकट मिल जाए या कोई पद मिल जाए, या और ज्यादा अच्छा काम करूंगा तो मुझे हो सकता है लोकसभा का टिकट मिल जाए। जैसे सुरेश राणा को, और इनको किस बात के लिए मिला था? लड़के को मिला था। किस बात के लिए मिला था? नफरत फैलाने, ये जो है इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बातें करने, मंचों से बड़े बड़े भाषण बैठी हुई हैं। साध्वी तो अभी तक बैठी हुई है। हाँ, देखिए आप उनको किस बात के लिए, बम विस्फोट करने वाले जो लोग हैं सांसद बन के बैठे हुए, उनको टिकट की काबिलियत एक ही है कि आप कितना बड़ा कांड कर सकते हैं, उसी हिसाब से आपको टिकट मिलेगा। तो जब ये होड़ इसीलिए मची, मैं आज हर आदमी में ये होड़ मची हुई है कि वो अपने आप को ये दिखाता है कि मैं, देखो, मैं बहुत ज्यादा जाहिल हूँ,
मैं बहुत ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ जो है बोलता हूँ, मैं किसी को भी मार सकता हूँ, मैं पीट सकता हूँ, दाढ़ी नोच सकता हूँ किसी की, तो मैं इतना जो है मतलब आक्रामक हूं, तो मेरे को उसमें पार्टी में मेरे को अच्छा ओहदा चाहिए। तो इसलिए बड़ी है वारदात। अगर उनको पहले ही डिमोरलाइज किया जाता, बीजेपी द्वारा डिमोरलाइज किया जाता, तो आज ये वारदात बढ़ती नहीं। आपको ध्यान होगा एक गाजियाबाद में एक कांड हुआ था, एक बुजुर्ग मुसलमान थे जिनको अगवा कर लिया गया था, उनकी दाढ़ी नोची गई, उनकी दाढ़ी के बाल काट लिए गए, मारा गया, उनको पीटा गया। तो पुलिस का जो डीजीपी था प्रशांत कुमार, उसका नाम नहीं भूला हूं मैं, यूपी का डीजीपी प्रशांत कुमार, उसको अरेस्ट किया गया। किसको? जो उनकी मुकदमा दर्ज कराने, जो उनकी एफआईआर दर्ज कराने पहुंचा, उसको उठा करके जेल में डाल दिया और कहता है नहीं ये छोटी सी वारदात है। आप खुद सोचिए इस बात को कि आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उल्टी आप उसको उल्टी बढ़ावा दे रहे हैं, थ्रू आउट दिया है। ये सब चीजें इसीलिए बढ़ती है जब सत्ता उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको जो है प्रोटेक्शन देती है अपराधियों को, तब अपराध की वारदातें बढ़ती है। मेरे ख्याल से इस वक्त अभी देखिए छत्तीसगढ़ में तो उनकी कालीचरण की हो चुकी है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है। रात को वो शायद कल वो पहुंच भी गए थे अदालत में भी। लेकिन आप ये देखिए छत्तीसगढ़ में सिर्फ कालीचरण की किस बात पे गिरफ्तारी हुई है? सिर्फ गांधी जी को उन्होंने बुरा भला कहा है, इस बात पे आप उसको मिटिगेट कैसे कर सकते हो कि भाई जो इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है, एक बड़ी कौम के खिलाफ, जो अल्पसंख्यक कौम है जिसकी आबादी 20 करोड़ है, या मैं तो कहता हूं एक सिंगल आदमी के खिलाफ भी आप बात नहीं कर सकते। इतनी बड़ी आबादी के खिलाफ आप जहर उगल रहे हैं, आप अपने भाषणों में जहर उगल रहे हैं, आप अपने धर्म की बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, आप उस दूसरे धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई छत्तीसगढ़ में भी नहीं हुई है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, हाँ, राम सुंदर दास जी जो थे, उन्होंने तुरंत जब ये भाषणबाजी हुई, इस तरह की नफरतबाजी वाली बात हुई, तो उन्होंने अपने आप को अलग थलग कर लिया कि भाई ये धर्म संसद मेरे मतलब की नहीं है, मैं इससे अलग करता हूँ अपने आप। लेकिन बाकी लोगों का क्या हुआ? एक कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया, बाकी नफरतबाजों का क्या किया? तो कुल मिलाकर के ये वोटों की राजनीति में कांग्रेस भी कम पीछे नहीं है, वो भी इसी गुणा भाग में लग जाती है। ये न्याय और कानून की बात करने की बजाय वो अपने वोटों की गुणा भाग में लग जाती है, और ये बड़ा हानिकारक है। ये बहुत ज्यादा जो है दिक्कत का काम है हिंदुस्तान में। मैं वही आपको जब आप ये कह रहे हैं कि अगर ये हार जाती है और जो भी पार्टी आती है वो इनको उठा के जेल में डाल देगी, 3-4 लोगों को जो फसाद की जड़ है, मगर सवाल ये है कि क्या आने वाली पार्टी एबल है इतनी कि इनको डाल सके? कहीं एट सम पॉइंट कहीं ऐसा ना हो कि लेन देन हो जाए और हाथ मिला लिया जाए, तो उसका नतीजा तो बड़ा खौफनाक है। नहीं, हाथ मिला लिया जाएगा और लेन देन हो जाएगा, वो भी उनके लिए ज्यादा नुकसानदायक है। जो सत्ता में आने वाले लोग होंगे उनके लिए सब, क्योंकि इनके चाल चरित्र को वो सब जानते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। अगर ये बचे, अगर ये अस्तित्व में रहे या इस समाज में खुले रहे, तो ये फिर से अपना जो है समीकरण बैठाएंगे, फिर से अपना जो है ताकत बढ़ाएंगे और फिर नुकसान पहुंचाएंगे देश को। और जो रूलिंग पार्टी है, जो उस समय की रूलिंग पार्टी होगी, जो इनको हरा करके जो सत्ता में काबिज होगी, उनके लिए फिर खतरा बनेंगे लोग। तो ये एजुकेशन का स्तर भी काम करता है। फिर जैसे इनका एजुकेशन का हिस्सा था ना, इन्होंने भी तो एजुकेट किया लोगों को कि भाई ये इस्लाम खराब है, ये खराब है, हिंदू खतरे में, ये एजुकेट किया या डी एजुकेट किया, जो भी किया, लेकिन उन्होंने जेहन में डाला ना। तो आने वाली पार्टी ये जेहन में डालेगी आम नागरिकों के, उनके जेहन में डालेगी, जो कम अकल के लोग हैं उनके जेहन में ही डालेगी कि भाई ये लोग गलत है, समाज के लिए खतरा है। आरएसएस का इतना वर्चस्व पहले तो नहीं था, अभी 7 साल में क्यों पड़ गया? पहले कहाँ था? पहले तो लोग बड़े हे दृष्टि से देखते थे नेकर वालों को, खूब अच्छी तरह जानते, नहीं यार मुसलमान के खिलाफ बात करते हैं यार, नहीं इनसे बात नहीं करनी। पहले लोगों में जनमानस में ये बात होती थी, जनसाधारण की बात करना। तो वो कांग्रेस के जो नेता रहे हमारे, उन्होंने जनसाधारण के दिमाग में ये डाला हुआ था कि ये लोग सही नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है। इस तरह की विचारधारा जो है, जो एक है ना, वो कट्टरवादी विचारधारा समाज के लिए ठीक नहीं है, ये उन्होंने जेहन में डाला ही था ना। आज उसको निकाल करके जेहन में इन्होंने कट्टरवादी विचारधारा डाल दी, तो ये भी निकाल करके फिर कोई अच्छा जो है प्रोपेगेट करेगा, अच्छा हो। लेकिन डेफिनेटली दिस विल बी माय लास्ट क्वेश्चन, मोदी वर्सेस योगी, क्योंकि अगर योगी जी आ जाते हैं चीफ एज अ प्राइम मिनिस्टर, आप कैसा देख रहे हैं इस इलेक्शन को?
योगी जी अगर चीफ मिनिस्टर भी बन के आ जाते हैं ना इस बार, हाँ। तो मोदी जी के बड़ा सबसे बड़ा खतरा योगी जी होंगे, नहीं कि कोई और। हाँ। आप ऐसे मानिए, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। तो इनका जो स्ट्रेटेजी रही शुरू में मोदी जी की, अमित शाह की, इनकी आपने देखा होगा, पड़ाव डाल दिया, यूपी में बार बार आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो इसीलिए कि यूपी में योगी को के प्रभाव को धीरे धीरे कम करना है और मोदी के प्रभाव को धीरे धीरे बढ़ाना है, ताकि जब इनकी सीटों का बंटवारा हो, जब सीटें जो दी जाएं, तो योगी प्रो जो लोग हैं, योगी के जो अंधभक्त लोग हैं, उनको कम दिया जाए और मोदी के लोग जो हैं उनको ज्यादा सीटों का बंटवारा किया जाए और चुनाव मोदी को केंद्र में रख करके लड़ा जाए, नहीं कि योगी जी को केंद्र में रख कर लड़ा जाए। इस तरह का इनका आइडिया था, लेकिन योगी जी उसको किसी भी हालत में सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर ये अपने मंसूबे में सफल हो गए तो योगी जी साफ हैं। सरकार भी अगर यूपी में इनकी होती है तो योगी जी विल नॉट बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। तो योगी जी और इनका कोल्ड वार चल रहा है, ये सब दुनिया जानती है कि भाई इनका कोल्ड वार चल रहा है। तो योगी जी भी कम इस मामले में एक्टिव नहीं है, प्रोएक्टिव है बल्कि, और मोदी जी तो है, लेकिन मोदी जी यूपी को किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। योगी जी को साफ करने, वो तो 2 मिनट का काम है मोदी जी के लिए कि यूपी छोड़ दो तो योगी जी साफ, आप समझिए, लेकिन यूपी को छोड़ने का मतलब खुद साफ। तो वो एक सांप ससुंदर जैसी स्थिति हो रही है, वो मोदी जी के लिए एक धर्म संकट का विषय बना हुआ है। तो देखते हैं, मेरा तो ऐसा मानना है कि वो समीकरण, जो सीटों का समीकरण होगा, वो इस तरह से बनाया जाएगा कि कुछ सीटें कम पड़ेंगी तो उसको खरीद फरोख्त करने के लिए अमित शाह जाएंगे और फिर योगी जी से कहेंगे आप बैठिए और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ये होगा। ऐसा मेरा मानना है। चीफ मिनिस्टर ये योगी जी को किसी भी सूरत में नहीं आने दें, ऐसा मेरा सोचना है। क्योंकि जिस तरह के स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना, उस स्ट्रेटेजी में मुझे नहीं लगता योगी जी कहीं भी फिट बैठ पाते हैं। उनका अपना अहंकार है, इनका अपना अहंकार है, और ये दो अहंकार, दो डिफरेंट लोग हैं। एक चीज ये भी देखी होगी, योगी जी के भाषणों में बड़ा विश्लेषण अगर करते हैं अपन, तो वो मोदी जी की तुष्टीकरण हर भाषण में करते हैं। हर भाषण में इस चीज का विशेष ध्यान रखते हैं कि मोदी जी नाराज न हो जाए कहीं, तो मोदी जी को आगे रखते हैं। लेकिन उनका अहंकार फिर भी उसमें हर जगह दिख जाता है। योगी जी का अहंकार मोदी जी को आगे रखने के बावजूद भी दिख जाता है, नजर आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। मैंने कई साल पहले कहा था कि बांग्लादेश से कंपटीशन करना हिंदुस्तान के लिए आने वाले समय में असंभव हो जाएगा। ये मैंने बहुत साल पहले, कम से कम 10 साल पहले की बात बता रहा हूं, जब बांग्लादेश कुछ भी नहीं था, तब मैंने कहा था। क्योंकि ये चाल से पता लग जाता है कौन कहां जा रहा है। अगर इमरान खान पाकिस्तान में बने रहे 10 साल 5 साल और बने रहे, तो मैं गारंटी देता हूं हिंदुस्तान पाकिस्तान को भी छूने लायक नहीं बचेगा। ये तय मान लीजिए आप इस बात को। डराइए नहीं, हम तो बहुत ऑलरेडी बहुत करे हुए हैं कि चाइना से कंपटीशन था, आज हम बांग्लादेश से पीछे चल रहे हैं। नहीं, बांग्लादेश से आज कंपटीशन नहीं कर सकते हम। जैसे सिंगापुर से बात नहीं करते ना, हम सिंगापुर की कंपटीशन की बात नहीं करते, इसी तरह से बांग्लादेश से भी कंपटीशन की बात नहीं करते। हमारे लायक कंपटीशन का देश कौन से बचे हैं? ये सीरिया फेरिया 2-4 देश, म्यांमार, ये 2-4 देश बचे हैं अभी। उनको भी हम हो सकता है पछाड़ पछूड़ के और ऊपर आ जाएंगे थोड़े दिन में, ऐसा मेरे को लगता है। पाकिस्तान डेफिनेटली विल गो अवे फ्रॉम इंडिया, वो बहुत आगे निकल जाएगा। तो ये वही मैं कह रही थी कि इसके अगर हम इन कंपैरिजन में देखें, मजहब के नाम पे जो पाकिस्तान में हुआ और अब हिंदुस्तान में हो रहा है, तो सिवाय इसके कि एक मिलिट्री गवर्नेंस आ जाए या मिलिट्री रन करे इंडिया को, इसके अलावा और कोई सूरत बाकी बची नहीं है। हम सब कुछ कर चुके हैं। मिलिट्री ने रन तो पाकिस्तान को भी कई बार कर लिया। मैं वही कह रही हूँ कि पाकिस्तान में वो भी हो चुका है, इंडिया में सिर्फ वही रह गया है। इसके लिए नुकसानदायक ही रहा ना, मिलिट्री बहुत ज्यादा इजी नहीं है। तो इंडिया के लिए कैसे अच्छा रहेगा? इंडिया को भी बर्बाद करेगा मिलिट्री को। आज मैं वही कह रही हूँ कि मजहब के नाम पे पाकिस्तान में इतना कुछ हो चुका है गलत बुरा, हम भी उसी राह पे चल रहे हैं। तो सब कुछ कर चुके हैं सिवाय एक मिलिट्री राज के। तो अगर मिलिट्री राज आ जाता है तो हम तो पाकिस्तान से भी पिछड़ गए भाई। बिल्कुल बिल्कुल पिछड़ेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है आपका अंदेशा, बिल्कुल सही है। So thank you so much for giving me time, Sanjay ji.